हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हम मानव हैं, इंसान हैं हम, और हम इंसानियत स्थापित करने के लिए चल पड़े हैं। हमारा कारवा जो है उसमें जुड़ते रहेंगे लोग, बहुत सारे दानी भी जुड़ते रहेंगे, बहुत सारे छीनने वाले भी जुड़ते रहेंगे। हमको ढूंढना पड़ेगा कौन अच्छा कौन बुरा, और ये नज़र हमको हमारा दृष्टिकोण दे देगी, हमारी समझ दे देगी। और ये समझ प्राप्त करने के लिए हम मंथन करने यहाँ बैठे। कोई वक्ता नहीं है, कोई श्रोता नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है। ये परंपरा हम मानते नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। कोई भी दुख के लिए कुछ भी नहीं करता। जो आपके यहाँ बजा के ढोल ताशे आपके कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिन्होंने कार्यक्रम रोकने का प्रयास किया, वहाँ भी उसमें अपना सुख खोज रहे थे। उनको भी ये नहीं लग रहा था, उनको आपको तकलीफ दे के सुख रख रहा था। किसी को महात्मा को मार के सुख लग रहा था, किसी को महात्मा को मान के सुख रख रहा था। हर एक का अपना सुख है। तो मैं आपको एक 4 लाइन के साथ शुरुआत करता हूँ कि मंजिलें उनकी होती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिलें उनकी होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके किसी के बाप दादा कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद नहीं थे, विधायक नहीं थे, तो आपकी तुलना स्वयं से है, दूसरे से नहीं है। अमिताभ बच्चन का कंपेयर उसके बेटे से होता है और बेटा फ्लॉप हो गया। विलासराव देशमुख जी का, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनका कंपेयर उनके बेटे के साथ जब होता है तो सब यही बोलते हैं कि बाप बहुत अच्छा था। आपका तो कंपेयर स्वयं के साथ है। लालू का कंपेयर उनके बेटे तेजस्वी से, तेजपाल से होगा तो उनके सामने वो फीके रहेंगे। बाप की कितने भी इच्छा हो कि मेरा बेटा मेरे से बड़ा हो जाए, माँ होता नहीं है, क्योंकि वो सोच होती नहीं है, उतने झटके खाए हुए होते नहीं है, इतना संघर्ष उसने किया नहीं होता। तो जिसने जितना संघर्ष ज़्यादा किया है उतनी सोच बड़ी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इच्छा सबकी बड़ा होने की ही रहती है। देखो, हमारे दुनिया में जितने पत्थर मिलते हैं, एक पत्थर से दूसरा पत्थर कभी मिलता नहीं, अलग होता है। कोहिनूर मिल गया, कोहिनूर से बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा? दूसरा कोहिनूर मिल सकता है क्या? नहीं। ये पेड़ में जो पत्तियां है, एक पत्ती से दूसरी पत्ती एकदम अलग है, इसके एक दूसरे के साथ प्रिंट मिलते नहीं है। एक जानवर के पंजे, एक शेर के पंजे दूसरे शेर के पंजे से मिलते नहीं है। दुनिया में हजारों करोड़ लोग होके पैदा होके मर गए, अभी 800 करोड़ इस धरातल पर है, सफर कर रहे हैं, और लाखों करोड़ होंगे। किसी के भी हाथ की रेखा, पांव की रेखा, मस्तक की रेखा और आंखों की रेज एक दूसरे के साथ में नहीं मिलेगी। ये कुदरत है। कुदरत ये आपको बताना चाहती है कि आप यूनिक हो, विशेष हो। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी विशेषता को सारा समाज मान ले, पूरा देश मान ले, पूरा ब्रह्मांड मेरी विशेषता को मान ले, क्योंकि मैं विशेष प्रयोजन से इस धरातल पर आया हूं। ये जो है, हम जिनकी आज जयंती और पुण्यतिथि दोनों एक साथ मना रहे हैं, ये अमर कार्य करके गए हैं। इसके बारे में किसी को कोई शक है? नहीं। तो अमर कार्य करने वाला सफर करता है, मरता नहीं और जिंदा भी होता नहीं। वो ना पैदा होता है ना मरता है। जितना समय उनको सफर करना था, हमारे साथ में अच्छे विचारों को देना था, हमारे साथ में जीना था, उतना जी गए, उतना हमको दे गए। वो दूसरी दुनिया में सफर कर रहे होंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसे लोग रुकते नहीं है। राजीव जी का काम कभी रुक नहीं सकता, रुकेगा नहीं, और हम रुकने देंगे नहीं। तो ऐसे अमर आदमी के हम विचारों के वारिस है। किस बात के वारिस है? डीएनए के वारिस नहीं है। डीएनए के लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करते हैं, किताबों के लिए लड़ाई करते हैं, उनके फोटो के लिए, उनके दस्तखत के लिए लड़ाई करते हैं। हम लड़ाई करेंगे तो विचारों की लड़ाई करेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोल के गया था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की विचारों की लड़ाई विचारों के साथ में ही होनी चाहिए, हथियारों के साथ में विचारों की लड़ाई नहीं हो सकती। जो हथियार उठाते हैं वो तो ना राजीव जी को समझते हैं,
ना गांधी को समझते हैं, ना विनोबा जी को समझते हैं, ना किस विचारों की ताकत समझते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में सबसे बड़ा राजा कौन था अभी तक पूरे इतिहास में? अशोक और विक्रमादित्य। मगर हमारा देश सबसे बड़ा राजा राम को मानता है, अशोक को मानता है। विक्रमादित्य सबसे बड़े राजा थे, क्योंकि ये देश त्याग की पूजा करता है, भोग की नहीं। ये देश त्यागियों का देश है। जिसने भी कुछ त्यागा होगा, हमको अगर लगा कि ये त्यागता है, जैन साधु जब ये लेते, दीक्षा लेते हैं, तो करोड़ों रुपए वो ऐसे उछाल देते हैं सबके ऊपर, हम उसको बोलते हैं ये बहुत बड़े त्यागी है। क्योंकि ये देश त्यागियों की। गांधी को हमने क्यों माना? बड़ा त्याग किया, उस वक्त का उनका सबसे बड़ा त्याग था। नेहरू को हमने क्यों माना? बड़ा त्याग था। राजीव जी को क्यों मानते हैं हम? कि वो अगर ये लेक्चर देने के लाखों रुपए लेते तो बड़ी बड़ी कंपनियां उस जमाने में भी उनको लाखों रुपए देती कि नहीं देती? देती। उन्होंने लाखों रुपए ठुकरा के सामान्य जन के साथ, सामान्य लोगों के साथ में जब अपना संवाद स्थापित किया, किस बात के लिए किया? ये देश में सुधार के लिए किया। ये देश शोषण मुक्त हो जाए इसलिए किया। ये देश लुटेरों से मुक्त हो जाए इसलिए किया। ये देश में कुछ अच्छा हो जाए, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा हो जाए। क्या आपको पता है कि दिल्ली के पानी में और बिहार के पानी में 75% यूरेनियम मिल गया है। माँ के दूध में यूरेनियम आ रहा है। कोई माँ चाहती है कि अपने बेटे को कैंसर दे दे? चाहेगी कोई? दुनिया की ऐसी माँ है कि उसको लगता होगा कि मेरे बेटे को कैंसर हो जाए? अगर उसके दूध में ही कैंसर आ रहा है, माँ के दूध में, इसका विरोध तो किया ही था ना। राजीव जी ने इसका विरोध किया था, दीक्षित जी ने किया था कि नहीं किया था? हमने क्या किया? उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? तो ये देश गजब का देश है। सब लोग चाहते, अपेक्षा रखते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, मगर कोई मसीहा ढूंढते रहते हैं। स्वयं मसीहा नहीं बनता। कोई भगत सिंह बनने को तैयार नहीं है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बनने को तैयार नहीं, कोई राजीव दीक्षित बनने को तैयार नहीं, कोई देवेंद्र बल्हारा बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें कुर्बानी देनी पड़ती है। हमें सब आसानी से जो मिल सकता है ना, वो चाहिए। और फिर जो दे रहा है उसके सामने सवाल भी खड़े करने, तुमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया भाई, हम प्रयास कर रहे हैं, हम वो प्रयास कर रहे हैं। और ये देश बहुत दुर्भाग्यशाली है कि इस देश में जब कोई मर जाता है, बुद्ध को 400 साल बाद हमको समझ में आया, बुद्ध जो दुनिया को पहले समझ में आ गया था, हमको 400 साल लगे बुद्ध को समझने में। राजीव दीक्षित को भी समझने में आपको कितने साल लगे मुझे पता नहीं है, आज नाम लेते हो। भगत सिंह को समझने में कितने साल लगे मुझे नहीं पता सर। हम जिंदे आदमी को जब तक समझना शुरू नहीं करेंगे, और जिंदे आदमी को समझते हैं तो जिसका प्रोपोगंडा बहुत होता है, जो बताता है कि बचपने में मैं मगरमच्छ पकड़ के ले आता था, मैं रेल पे चाय बेचता था। जब रेलवे स्टेशन बना 34 साल के थे मोदी जी। अब बचपने में रेलवे स्टेशन नहीं था तो पटरियों को चाय पिलाते थे क्या? एक गजब गजब की कथा है, गजब गजब के बात हमारे सामने फ्लोट कर देता है कोई भी आदमी उठ के, और हम उसको मान लेते हैं। और जो सच्चाई रहती है, जो प्रचार नहीं करता है खुद का, उसको हम मानते नहीं। ये दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को बदलने का काम हम राजीव जी के जयंती और पुण्यतिथि के दिन हमको ये प्रण लेना पड़ेगा कि अब ये देश को बदलेंगे, निजाम बदलेंगे, आदमी को जिंदा रहते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि वो 10 गुना बड़ा हो जाए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमको जिंदे आदमी को समझना पड़ेगा। मरने के बाद तो कोई भी समझ जाता है। मरने के बाद फिर उसका क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, मरणांती जो वैर होता है वो समाप्त हो जाता है। जब बैर का हमारा चश्मा उतर जाता है, हमारे कान में से बैर निकल जाता है, तो फिर उसकी सही वाणी हमको सुनाई देती है, सही बात सुनाई देती है।
वो जिंदेपन में सुनाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। मतलब महिलाओं के वोट डालते हुए हम रिकॉर्डिंग करेंगे और आपको देते वक्त पूछेंगे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो रिकॉर्डिंग क्यों किया था? भले मानुस। कल सुप्रीम कोर्ट में धारा 324 और 327 पे जजमेंट यानी डिस्कशन हुआ। कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बताया है कि ये देश में एसआईआर जो चल रहा है वो इल्लीगल है। कोई भी चुनाव आयोग इस तरीके से रेफरेंडम नहीं ले सकता। हमारी संविधान की ये धाराएं है। इस धारा के अनुसार ये रेफरेंडम, अभी मैं थोड़ा लेट इसीलिए हुआ कि एक इंटरव्यू दे रहा था, उसके बारे में कल पढ़ा मैंने पूरा, रात में भी यहाँ से गया तो उसके बाद में वो पढ़ा पूरा, कि कोई भी चुनाव आयोग इस तरीके से रेफरेंडम लेने का अधिकार ही नहीं रखता। जो आदमी जो चीज लेने का अधिकार नहीं रखता और वो कर रहा है, वो लीगल है कि इल्लीगल है? और इल्लीगल के पीछे हम सर नीचे करके जा रहे हैं, तो क्या हम राजीव जी को मान रहे हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम राजीव जी को फॉलो कर रहे हैं? हम ये मान सकते हैं कि राजीव जी को मानने वाले हम लोग हैं? सत्ता से के टकराने का नाम था राजीव दीक्षित। हम क्या कर रहे हैं? हम किसी का अनुयायी बनने का काम कर रहे हैं। ये विश्व गुरु का देश है। मैं अलग डायरेक्शन पे बोल रहा हूँ, मजाक के तौर पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। ये विश्व गुरु का देश है। यहाँ से हमने ये मंत्र दिया है दुनिया को, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ। मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं बुद्ध बन सकता हूँ, मैं महावीर बन सकता हूँ, मैं राम बन सकता हूँ, मैं कृष्ण बन सकता हूँ। ये सब के अंदर बैठे उस परमात्मा ने आपको प्रेरणा दी है, यहाँ के विचार ने प्रेरणा दी है। ये विचार लेके जब विवेकानंद अमेरिका में जाते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर बोलते हैं तो पूरी मीटिंग जीत लेते हैं, पूरी सभा, धर्म सभा उनके लिए एक स्वर में खड़ी होकर तालियां बजाती है। ये ताकत है इस देश की माटी में, इस देश के डीएनए में। वो ताकत को पहचानने की जरूरत है। हमें किसी दूसरे पराये विचार की, पुराए आचरण की जरूरत नहीं है। भौतिक साधनों के लिए हो सकते हैं वो सारे देश हमसे बड़े हो, भौतिक साधनों में इन्होंने बहुत खोज की हो, मान जाते हैं हम, मगर भावनिक, आध्यात्मिक ये साधनों में हमसे बड़ा कोई नहीं है। और ये साधनों के ऊपर हम जब तक एकाग्रित चित्त नहीं होंगे, उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, और हम भी उनकी लड़ाई उसी तरीके से लड़ने लग जाएंगे कि ये लड़ाई हमारी प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है। राजीव दीक्षित जी की प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन लड़ रहा है यहाँ? है कोई? हाथ खड़ा करे। प्रॉपर्टी के लिए नहीं, विचारों के लिए कौन कौन लड़ रहा है? तो विचारों के लिए प्रॉपर्टी की जरूरत होती है कि विचारों की जरूरत होती है? विचार सर्वव्यापी है, प्रॉपर्टी संकुचित है, विचार सर्वव्यापी है। तो उस सर्वव्यापी राजीव दीक्षित के साथ हम आज खड़े हैं। बाकी कौन कहाँ खड़ा है वो अपना मूल्यमापन वो कर ले, हम वो मूल्यमापन करने के लिए यहाँ बैठे नहीं हैं। अभी किसी ने बोला कि वो किसी को दे दिया, मनसे को दे दिया, तनसे को दे दिया। मनसे नेता नहीं है हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ राज ठाकरे नेता नहीं है, कभी सीएम पीएम कुछ नहीं बने, उसका बेटा खड़ा हो गया तो जमानत जब्त हो गई। ये हमारे नहीं है नेता। मगर नफरतियों का ढोल बहुत ज़्यादा बज जाता है, क्योंकि उनको नफरत ही करना है। प्रेम का ढोल बजता नहीं है। प्रेम की आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाती, दो दिलों तक जाती है। प्रेम की आवाज़ कहाँ तक जाती है? दो दिलों की आवाज़। बाहर बहुत बड़ा इसका शोर होता है क्या? दिल की आवाज़ का शोर होता है क्या? ढोल की आवाज़ का शोर होता है, और ढोल नफरती बजाते हैं। दिल के तार कौन छेड़ता है? प्यार करने वाला। तो हम प्यार करने वाले लोग हैं इस देश से, इस धरा से, यहाँ के लोगों से, यहाँ की माटी मानुष से। सबसे प्यार करने वाले लोग हैं या नफरत करने वाले लोग हैं? प्रेम करने वाले लोग हैं। गांधी को मारने का प्रयास करने वाले गांधी से प्रेम करते या नफरत करते थे? नफरत इस लेवल तक पहुंच गई कि उस आदमी को समाप्त करने का उन्होंने संकल्प ले लिया, और गांधी पर कम से कम 6 या 7 बार अटैक हुए।
वो अलग सब्जेक्ट है, उस पर कभी जब बोलूँगा कि गांधी की हत्या क्यों हुई, मैंने कम से कम 10-15 हज़ार किताबें बांटा है, गांधी हत्या या वध इसके ऊपर बांटा है। क्योंकि गांधी जब बोलते थे तो बोला था राजनीतिक आज़ादी आपको दिला दिया है, मगर सांस्कृतिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, साहित्यिक आज़ादी दिलाने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। वो है गांधी। नौखाली में जब बैठे तो यहाँ के वाइसराय ने बोला वो वन मैन आर्मी है, वहाँ बैठ गया तो शांत करके ही मानेगा। उसके उपोषण में ये ताकत थी कि मुसलमान हो या हिंदू सबने शस्त्र नीचे डाल दिया। ये AK-47 में घूमने वाले नफरती बयान देने वाले गांधी को क्या समझेंगे यार? गांधी को तो हम समझेंगे। क्यों? क्योंकि हम राजीव दीक्षित को मानते हैं, और राजीव दीक्षित ने भी अपना शरीर उसी आश्रम में रखा जहां गांधी जी बैठा करते थे। हमारा कितना कनेक्टिविटी है गांधी के साथ में, ये समझ लो। गांधी से नफरत राजीव दीक्षित सिखा सकते हैं कभी? किसके शरण में गए थे राजीव दीक्षित जी? गांधी। और उनको वहां समाधि नहीं दिया, बाहर समाधि करना पड़ा। ये किन्होंने किया? जो गांधी के और उनके नफरती थे उन्होंने किया। क्या हम नफरतियों के साथ में खड़े हो जाए? नहीं होगी। यहां तक मुझे लगता है कि ये हमको समझ में आ गई बात। अब हम क्या करना चाहते हैं? राजनीति को सीख कर हम गांव में मूवमेंट चलाना चाहते हैं। यही है ना हमारी समस्या? क्या है? गांव में काम कैसे करें? यही सबसे बड़ा सवाल है ना हमारे पास में। लोगों से कैसे कनेक्ट हो? मैंने कल आपको उदाहरण बताया था कि एक केला उठाने के लिए 3 लोग लगते हैं, एक बूढ़े को रास्ता क्रॉस कराने के लिए 4 लोग लगते हैं। ये समस्या है हमारी। ऐसे समाज सेवक हैं हम? ऐसे समाज को बदलेंगे हम? नहीं बदलेंगे। मैं आपको बताया कल ही कि मेरा बाप मुझे पैसे देता था जेल में जाने के लिए, भाषण देने के लिए, विरोध करने के लिए। उस विरोध के दरमियान मैं मेरे 50-60 साथियों के साथ में भोपाल जेल में कैद हो गया था 3 दिन के लिए। हमने बेल नहीं लिया, पैरोल नहीं दिया, तो उन्होंने कस्टडी में रखा हमको। जब कैद हुआ तो 550 से 600 किसान मेरे साथ में थे। उन्होंने 550 की लिस्ट मेरे पास थमा दिए, और शाम होते होते वो बोले कि आप चले जाओ। तो मैं बोला हाँ ठीक है, मेरे 550 साथी गिनाओ। अब उसमें से तो 50-60 छोड़ के बाकी सब निकल लिए थे, क्योंकि स्टेडियम में रखा था। उन्होंने कॉर्डर करके रखा था, कोई बाथरूम के बहाने, कोई किसी बहाने, कोई किसी बहाने बाहर चला गया। मैं डीसीपी को बोला मुझे 550 साथी चाहिए, नहीं तो तुमने उसका अपहरण किया है या हत्या की है, मैं दावा करूंगा। उसके तो हाथ पांव फूल गए, वो डीसीपी के हाथ पांव फूल गए कि हम क्या बोले, अब इनको क्या जवाब दे। बोले साहब मेरे कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप क्या चाहते हो? मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि जहां आप अगर जेल में चले गए, आपको अगर अरेस्ट हो गया, तो घर जाने के लिए रेलवे का मुफ्त टिकट वो ये लिख के देते हैं कि ये जेल में था, इसके पास पैसे नहीं है, तो इसको इस स्टेशन तक जाने की अनुमति है। चाहे आप बस में चले जाओ, चाहे रेल में चले जाओ, अगर मध्य प्रदेश के कैदी हो तो आपको वो मिलता है। जैसा ही वो अरेस्ट करते, खाने पीने की सारी व्यवस्था आपकी कर देते। अच्छा है, मध्य प्रदेश शासन का जो कानून है बहुत अच्छा है, हमारे जैसे के लिए अच्छा है। क्योंकि वो मैं जनता दल का राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष था उस वक्त। ये जो नीतीश कुमार जी है, रामविलास पासवान है, शरद यादव जी थे, रामकृष्ण हेगड़े थे, ये सब लोग मुझे व्यक्तिगत जानते थे। क्योंकि आपको पहले ही बताया था मैं पागल खानदान का वारिस हूँ, तो ये जानते थे मुझे। तो उस दरमियान क्या हुआ कि मैंने बोला कि ठीक है, हम 50 लोग हम जाना नहीं चाहते, 2-3 दिन रहना चाहते मेहमान बन के। सर आप जैसा बोलोगे। एक जगह ले गए, वो एक स्कूल जैसा था, वहाँ गेस्ट हाउस वाले 2-4-10 कमरे भी थे, वहाँ ले गए। और वहाँ ले जाके उन्होंने बोला कि ठीक है सर यहाँ रहिए, आपको लगता है। तो मैं बोला मुझे एक ब्लैक बोर्ड चाहिए, कुछ कलम चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, और खाने पीने की व्यवस्था तो आप करोगे, मेहमान हैं हम आपके। बोले हाँ ठीक है। वो ब्लैक बोर्ड और वो लेके, किसान साथी ज़्यादातर थे यहाँ, कल सबने हाथ खड़े किए थे कि हम किसान हैं। मैंने एक सवाल उनसे पूछा था कि बताइए किसानों की समस्या कितनी है, गिनते हैं हम। उन्होंने बोला हजारों समस्या है। मैं बोला नहीं, अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखते हम।
आपको क्या लगता है किसानों की कितनी समस्या है? सर, गरीबी ये समस्या नहीं है। हमें अमीरी गरीबी पर भी बात करेंगे, गरीबी ये समस्या नहीं है। समझ की समस्या। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? दाम, एमएसपी की समस्या। हाँ, रुपए की समस्या है, रुपए का वैल्यूएशन सही नहीं होता, ये समस्या है। मैंने जब ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया तो सब ने ऐसे ही एक एक उठ के खड़ा हो गया, एक एक बात करने लग गया, क्योंकि सब आंदोलक थे तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। कुल 42 समस्याएं हम लिख सके, 50-60 लोग थे, 42 समस्याएं हमने लिख मारा। बैंक की, पुलिस की, फलानी डिकानी, ये सारी समस्याएं हमने 42 समस्याएं लिखे। मैं बोला अब ये दूसरा ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं वो समस्या कि जो पैसे के अभाव में छूट नहीं सकती, अगर पैसा नहीं है उसमें डालोगे तो छूटेगी नहीं। और दूसरी समस्या हम ये करते हैं कि जो संगठन है, आपकी समूह शक्ति है, आप इकट्ठा होकर अगर बात करते हो, जैसे अविनाश काकड़े को जेल में पुलिस ले गई, पुलिस थाने में ले गई, एक काकड़े गया, दूसरा गया, तीसरा गया, 5 काकड़े ही गए, फिर 2 लोग और गए कि हमारे दामाद है या हम उनके दामाद है, वो चले गए, तो पुलिस वाले पैसा मांगेंगे कि नहीं? अगर मेरे टाइटल के छोड़ के दूसरे जातियों के और दूसरे धर्म के 5 लोग पहुंच जाए, पुलिस वाले क्या बोलेंगे? ये बला जल्दी छोड़, मिलना विलना कुछ नहीं, बेकार का बवाल हो जाएगा। यही बोलेगा ना पुलिस वाला, क्या बोलेगा? इसलिए जरूरत है जनता सरकार मोर्चा की, कि आप जब समस्या में घिर जाओ, आपके ऊपर शासन प्रशासन अतिरेक करने लग जाए, आपके संवैधानिक अधिकारों को मानने से मना कर दे, उस वक्त एक बलिहारा, एक काकड़े, एक और कोई अगर पहुंच जाएंगे तो पुलिस वाला आपको रोक के रख सकता है? इतना सारा इन्होंने किया, आपने बताया यहाँ से लेके राष्ट्रपति तक और प्रधानमंत्री तक लिख मारा, सब कुछ किया, क्या आपकी मीटिंग रोक सके? क्यों? क्योंकि सारे बलहारा, ये बलहारा नहीं थे। बात समझ में आ गई है ना? तो हमारी गांव की कमेटी कैसी होनी चाहिए? रैंडम। सबसे पहले हम कोई जाति को नहीं मानते, कोई धर्म को नहीं, कोई भाषा को नहीं, कोई विवाद को नहीं, कोई सामाजिक स्तर को हम नहीं मानेंगे, सबको इंसान मानेंगे। तो हमारी कमेटी कैसी हो? तो जब कमेटी सर्वसमावेशक होगी तो समस्याएं जो हमारे सामने आएगी वो एक कम्युनिटी की आएगी कि सबकी आएगी? तो समस्या समझोगे कैसे? किसी ने बताया गरीबी समस्या है, मुझे बताओ जनसंख्या समस्या है या समाधान? समस्या क्या है? फिर हमको दिमाग में डाल दिया है तुम्हारे 4 उनके 40, जनसंख्या उतनी इतनी बढ़ रही है। कोई पूछता नहीं है कि केरला में क्यों हुई, केरला में जनसंख्या क्यों कम हो रही है, कश्मीर में क्यों कम हो रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों बढ़ रही है? सवाल पूछते हैं कि हम नहीं पूछते। मुसलमान अगर जनसंख्या बढ़ा रहे तो जम्मू कश्मीर में बढ़नी चाहिए थी ज़्यादा, केरला में बढ़नी चाहिए थी ज़्यादा। केरला में जनसंख्या की वृद्धि दर है 1.7, कितना? 1.7। 2.1 होता है जब लोक संख्या की वृद्धि दर 2.1 होती है जब जो इक्वल होता है, बैलेंस हो जाता है, पॉपुलेशन बैलेंस हो जाता है। अगर उससे कम हुआ तो पॉपुलेशन गिर रहा है। दुनिया इसको फेस कर रही है कि पॉपुलेशन गिर रही है। चाइना फेस कर रही है, चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी एडॉप्ट किया था, अब बोलते हैं जितने पैदा करना है करो। जापान वाले तो पालने को तैयार है, 6 महीने की लीव दे दी है उन्होंने महिलाओं को। अगर बच्चे पैदा करते तो 6 महीने घर पे रह के वेतन दे देंगे, पैसा दे देंगे। दुनिया जब से समझदार होते जा रही है, बच्चों का पालन पोषण करने का जिम्मेवारी जब एहसास हो गया तो कोई ज़्यादा बच्चे पैदा करना
नहीं चाहता है, कोरिया में नहीं चाहता है, जापान में नहीं चाहता है, अमेरिका में नहीं चाहता है, यूरोप में नहीं चाहता है, हमारे यहाँ भी नहीं चाहता है। हमारे यहाँ चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई नहीं चाहता है कि उसके बच्चे ज़्यादा हो। वो चाहता है कि मेरे बच्चे ढंग से पढ़े, मेरे बच्चे अगर पैदा हुआ है तो जिंदा रहे। जब बच्चे के लाइफ की सिक्योरिटी नहीं होती है, उसको लगता है 4 पैदा हो गए, 2 मर गए तो 2 रहना चाहिए, इसलिए वो 4 पैदा करता है। 10 पैदा करने, मैं तो बताता हूँ, लालू प्रसाद को 9 बच्चे हैं। अब वो मजाक में बोलते हैं लालू जी कि वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मेरे तक नहीं पहुंचा इसलिए 9 हो गए। नहीं, उस प्रदेश के सारे लालुओं को 9 बच्चे ही थे। उत्तर प्रदेश में 2011 का अगर जनसंख्या देखोगे, हम पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे जो आता है वो मान लेते हैं, हर चीज़ व्हाट्सएप वाली मानते हैं। कल हमारे एक राजपूत भाई थे, वो मुझे पूछ रहे थे, अभी राजपूत भाई का एक वीडियो मेरे पास ही है, मैं दे दूंगा, वो मांगेंगे तो। वो जिस तरीके से बोल रहा है, खुद राजपूत बोल रहा है कि इन्होंने ग्रंथों में जिस तरीके से ठाकुरों को अपमानित किया, ब्राह्मण की इलीगल औलादे बोला, वो अगर सुन लोगे तो कोई भी उस धर्म के साथ में, उनके साथ में खुद को आइडेंटिफाई करना नहीं चाहोगे, क्योंकि उसमें तुम्हारे माँ को गाली है, तुम्हारे कुनबे को गाली है, तुम्हारे पूरे परिवार को गाली है, तुम्हारे वंश को गाली है, और वो उस धर्म में है जिस धर्म से हम खुद को बड़ा को साबित करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो कथा है, कथा पुराण है, ये इसके पास ही रहना चाहिए। वो वहाँ कथा पुराणों में अच्छी लगती है, वास्तविकता में हम सब कौन है? इंसान हैं। और एक इंसान को अगर सुख चाहिए, समाधान चाहिए, तृप्ति चाहिए, आनंद चाहिए, तो दूसरा भी क्या चाहता है? सभी को वही चीज चाहिए, दूसरी चीज के लिए कोई प्रयास करता है? ऐसा कोई आदमी एक हाथ खड़ा कर दे जो चाहता है कि मुझे जिंदगी भर दुख ही चाहिए। कोई नहीं किया। अच्छा, 1 घंटे के लिए मुझे दुख चाहिए, हाँ, अगर दुख चाहिए, ये आपने कभी जाके भगवान से मांगा कि मुझे दुख दे दे यार, दुख दे दे, दुख दे दे, जैसा वो बोलता है ड्रग दे दे, ड्रग दे दे, वैसा किसने दुख मांगा है भगवान से? आपने मांगा है? आपको प्रणाम, बारंबार प्रणाम, आप दुखी प्राणी हो। कोई भी सुखी प्राणी दुख मांगने नहीं जाता, ना दुख उसको सहन होता है, ना उसका दिमाग उसको परमिट करता है, ना उसका परिवार परमिट करता है, ना वो खुद परमिट करता है। आप दिखाने के लिए कि मैं अभी पहले ही बताया था कि हर एक आदमी यूनिक है, मैं उसको यूनिकता मानता हूं, और उस यूनिकता में कोई कि मैं भी हूं यहां, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, उसको दिखाने के लिए कोई हाथ खड़ा करता होगा तो आपको बारंबार प्रणाम, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मगर कोई भी आदमी दुख नहीं चाहता, एक भी आदमी, है ना? मैं मान लिया आप यूनिक हो, मैं मान लिया आप विशेष हो, वो ऐसे ही विशेष हो आप कि हम 4 लोग चर्चा कर रहे हैं कहीं बैठ के, मेरे परिवार का एक बच्चा आता है और मुझे आवाज़ देता है, बाबा बाबा। मेरा ध्यान नहीं है क्योंकि 4 लोगों के साथ में मैं चर्चा कर रहा हूँ। यस, तो वो आता है, वो क्या करता है? पहले आवाज़ देता है, बाद में क्या करता है? चिल्लाता है, बाद में क्या करता है? वो अपने को तोड़फोड़ करने लग जाता है, आसपास जो चीज़ है उसको तोड़ता है। वो भी तब भी नहीं सुना तो वो खुद को डैमेज करने का प्रयास करता है, खुद का सर फोड़ लेता है। वो बताना यही चाहता है कि मैं भी हूं, मेरी तरफ देख, तुझे सबके लिए बोल रहा, वो मेरे लिए है, ये मान मत। मगर ये सर्वमान्य नहीं है, सर्वमान्य ऐसी चीज होती नहीं है। ठीक है, तो ये बात को हमको समझना पड़ेगा कि हम राजा उसको मानते हैं सबसे बड़ा राम को, क्योंकि राम ने त्याग किया, ये हमारे दिमाग में बैठा दिया है पूरा कि राम ने त्याग किया था, वनवास किया था। कैसे वनवास किया था? रावण को मतलब गलत दिखाया गया है, रावण का चरित्र आज के टाइम में भी नहीं किसी का भी। रावण ने दूसरे की स्त्री लेकर एक बिना उसकी परमिशन के उंगली तक नहीं लगाई इसका। ठीक है, इसके बारे में हम जब चर्चा करेंगे राम के, क्योंकि राम का बहुत विरोधी रहा हूं, अब राम को विरोध नहीं करता मैं। उनको श्राप था सर।
ठीक है, उसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। देखो, राम मेरे बाप को, मेरे माँ को अच्छा इसलिए लगता है कि उसमें एक दूसरे के लिए त्याग दिखाया गया है। राजा कैसे आदर्श होना चाहिए, तो एक व्यक्ति ने भी उसके परिवार पे, उसके चरित्र पर अगर लांछन लगाया तो परिवार के सारे सुख त्याग सकता है। उसी वक्त मेरा दूसरा भी एक सवाल रहता है हर वक्त कि राम के और सीता के 36 गुण मिलते थे ना, उसको पति सुख मिला, पत्नी सुख मिला, बच्चे का सुख मिला, राज्य का सुख मिला। तो वो पंडित ने जिसने 36 गुण मिलाया था उसको ढूंढना चाहिए कि नहीं? अब ये बोला तो कोई बोलता है मैं ब्राह्मण विरोधी। नहीं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मैं इंसानियत को चाहता हूं, इंसानियत से प्यार करता हूं। मैं किसी जाति धर्म का विरोधी नहीं हूं। मुझे मेरी जो शिक्षा है, मेरे परिवार ने जो मुझे शिक्षा दी, मेरे परिवार में आप देखोगे कि सबकी एंट्री किचन तक है। मेरी दादी मुझे समझाती थी कि बेटा हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता था रे। 200-250 मजदूर होते थे हमारे खेत में काम करने के लिए, और सबका दोपहर का खाना घर में होता था। घर से जाता था टिफिन, तो वही लड़की महिलाएं आती थी, घर में खाना बनाती थी और जाके सब लोग खाते थे। हर एक आदमी अपने रिस्पेक्ट से बैठता था और खाना खाता था। ये हमारे परिवार का रिवाज था। हमारे यहाँ से संदल भी उठता था, पंजा भी उठता था, मलिदा भी बनता था, राम जन्म भी होता था, कृष्ण जन्म भी होता था। और ये इस देश की संस्कृति थी और है। जिनको ये संस्कृति मान्य नहीं थी, ऐसे लोगों ने नफरत फैलाकर, आपने देखा होगा नासिक में कि ये जब ये होता है, क्या बोलते हैं, उर्स उठता है किसी बाबा का, तो नासिक के मंदिर में जाके वो धौल देता है, मतलब बुजुर्ग को सलाम करता है, क्योंकि वो बुजुर्ग का ही है। उर्स जो उठता है वो बुजुर्ग का है। वो चाहता है कि एक बुजुर्ग है वहाँ, मंदिर होगा तो क्या है, बुजुर्ग ही है वहाँ बैठा हुआ। और ये तो बात अभी क्लियर कर दिया है भागवत जी ने कि सारे भगवान ब्राह्मण नहीं है, एक भी भगवान ब्राह्मण नहीं है। तो SC ST OBC यही सब लोग हैं जो भगवान बना के बैठाए गए हैं। उसके बारे में जब चर्चा करेंगे, राजनीतिक चर्चा होगी, तो मैं ये बताऊंगा सब क्या करना चाहिए हमको। अभी ये चर्चा है कि गांव में हम कैसे काम करें, तो हम किसी का विरोध ना करें, हम समस्याओं पर फोकस रहे। समस्या कैसी होगी, तो समस्या हमारी भौतिक समस्याएं होगी और भावनिक समस्याएं होगी। भौतिक समस्या हमारी क्या है बताइए? रोटी, कपड़ा, मकान। मकान है तो स्वास्थ्य और शिक्षा उसमें अंतर्भूत है। दूरभ्रमण, दूर श्रवण और दूरदर्शन, ये 6 ही भौतिक जरूरतें हैं, 7वीं नहीं। कितनी है भौतिक जरूरतें? 6, 7वीं नहीं है। और ये 6 जरूरतें ऐसी है कि एक बार आपको खाना खिला दिया, भरपेट आपने भोजन कर लिया, आपको स्वादिष्ट लगा, अब 10 मिनट बाद आपको बोला जाए दूसरे बार खाना बहुत उससे अच्छा बना है, खाओगे? उसके 10 मिनट बाद बोला ये तो 5 स्टार से आया हुआ है, खाना ही पड़ेगा, खाओगे? खाओगे तो क्या होगा? तो अनाज की जरूरत लिमिटेड है, और जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा नेचर ने हमको दे के रखी है। कोई उस पर कब्जा बना के रखता है तो उसका शॉर्टेज होता है। बच्चा पैदा होने के पहले मां के पास दूध आ जाता है, ये नेचर है, कुदरत है। हिरन पैदा होने के पहले वहां उसके खाने की सुविधा उपलब्ध है। शेर पैदा होने के पहले उसको मारने की, खाने की सुविधा पहले से उसको आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है। हमारे घर में हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो घर में कितनी सब्जी होती है माते जी, बहन जी, कितनी सब्जियां होती है रेगुलर? रोज एक दाल, एक सब्जी, ठीक है। मगर अब बहन जी के ही घर में अगर उनके बेटे का या भाई का जन्मदिन है, अब कितनी सब्जियां होती है? सब्जियां किस लिए थी? सब्जी किस लिए बनाते हम? किस लिए बनाते हैं? पोषण के लिए, शरीर को एनर्जी मिले इसलिए। और ये 5 सब्जियां किस लिए बनाया हमने? यस। तो हमने क्या कर लिया, एक 15,000 का जूता खरीद लिया, 2,000 का टाई खरीद लिया,
जूता गले में डाल लिया, टाई को पैर में पहनाने का प्रयास कर रहे हो, इस प्रयास में हमको दुख होता है। हम जब समझ जाएंगे कि जूते की जरूरत पैर में है, नेक टाई की जरूरत गले में है, ये जब समझ जाएंगे तो हमको मल्टीपल चीजें नहीं चाहिए। मल्टीपल चीजें किस लिए चाहिए? आप सफर कर रहे हो, एक मोटरसाइकिल पर एक पैर और दूसरे पर दूसरा रख के चलोगे तो अजय देवगन हो जाओगे ना? चल सकते हैं? एक टी शर्ट पहना है, इससे बेहतरीन टी शर्ट आ जाए, इसको उतारना पड़ेगा या इसके ऊपर पहन लोगे? तो एक वक्त में एक टी शर्ट चाहिए, एक पैंट चाहिए, एक वक्त में एक वक्त का खाना चाहिए, एक वक्त अगर मोबाइल चाहिए तो एक ही चाहिए। दो मोबाइल रखते तो किस लिए रखते हैं? दिखाने के लिए। भौकाल, ये भौकाल हमारी मानसिक जरूरत है, ये दिखाना हमारी मानसिक जरूरत है। समझ गए? बीबी जब चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके प्रति समर्पित रहे, उससे प्यार करे, वो क्या करता है? उसको साड़ियां खरीद देता है। उसको क्या करता है? गहने खरीदने का प्रयास करता है, गहने देके उसको समाधान करने का, उसको शानदार घर का सपना दिखाता है, बच्चों का भविष्य में कैसे इंजीनियर पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर पढ़ा रहा हूँ, ये सपना दिखाने का प्रयास करता है। वो कहती तो नहीं है, मगर उसका कहना है तू मेरे साथ ईमानदार रह। ये भौकाल, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारे बीबी को भयभीत नहीं कर सकते। उसके लिए वह घर की दाल, तुम कितने पढ़े हो, कितना पैसा है, कितना कमाते हो, समाज में कितनी मान्यता है, बीबी से डरेगी क्या? बेटा डरेगा क्या? दुनिया के भ्रष्टतम आदमी को भी उसकी बीबी, उसका बेटा, उसका पीए उसे ईमानदार चाहिए। चाहे कि नहीं? मेरा एक मित्र था मंत्री, उसने 50 करोड़ की रिश्वत लिया, नाम नहीं बताऊंगा, ऑनलाइन हूं, अच्छा नहीं लगता है, मित्र है मेरे। रिश्वत लिया इलेक्शन के लिए, उनको काम था, लिया उन्होंने। उसमें से 3 गड्डियां उनके पीए ने निकाल लिया। तो उन्होंने मुझे पास बहुत दुख से बोला, मेरा पीए चोर है, बहुत हरामखोर है, बोले साला हेर फेरी करता है। मैं बोला तूने कौन सा धान बेच के लिया था पैसे? इससे समझ में क्या आता है? तू चोर है, वो भी चोर है। नहीं, एक समझ में आता है कि दुनिया के सबसे महानतम चोर को भी उसका पीए, उसका बीवी, उसके बेटे ईमानदार चाहिए। तो सबको ईमानदार की तलाश है। जनता सरकार मोर्चा ईमानदारों की तलाश समाप्त करके ईमानदारों का गिरोह पैदा करना चाहता है, लोग पैदा करना चाहता है। देखो हमारे यहाँ एक कहावत है, सच है झूठ है, आपको लगेगा ये महिमा मंडित करता है, मगर जिसके सीने पर छत्रपति शिवाजी महाराज होगा और जो यहाँ संभाजी ब्रिगेड है उसका अगर सोल्जर होगा, तो कोई भी लड़की या महिला उसको आपातकाल में मदद मांगने से कभी डरती नहीं है। आपके सीने पर जो बिल्ला है वो पूरे देश में कहीं भी चला जाए, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी दुखिया आदमी, कोई भी महिला इस विश्वास से आपके साथ में खड़ी होनी चाहिए कि मेरा रक्षक है। आप सोच रहे हैं ना गांव में क्या काम करना है, तो सबसे पहला आपकी विश्वसनीयता पैदा करनी है। और विश्वसनीयता आश्वासक नेतृत्व से पैदा होती है। आश्वासक नेतृत्व मतलब आपके सुख में, दुख में, हर चीज में खड़ा रहने वाला आदमी कौन होगा? तो जनता सरकार मोर्चा का सोल्जर, फुट सोल्जर, ये आपके साथ में खड़ा दिखेगा अगर आप दुखी हो तो। सुख में चाहे ना दिखाई दे, दुख में आपके साथ दिखाई देगा। यह आश्वासक नेतृत्व हम अपने बीच में निर्माण करें। देखो छत्रपति का कल अधूरा छूट गया था, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है तो छूट जाता है। छत्रपति का जो ओरा पैदा हो गया था उसका चौरंग करने के बाद, तो एक 12 साल का लड़का, एक घोड़ा उसके खेत के बीच में से जाने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही मेड़ पे आया उसने उसकी लगाम पकड़ ली। और एक कविता है पूरी, खबरदार अगर
टाच मारूनी जाल पुढे चिंधड्या उड़वी न राई राई ये उड़िया। मतलब अगर घोड़े को ये दे के तूने इशारा करके अगर मेरे खेत में दौड़ दिया टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो बोलने वाला जो लड़का था वो रायबा था और जो घोड़े पर सवार था उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अगर निजाम अच्छा हो गया, आपका नेतृत्व अच्छा हो गया, आप में अगर वो जिद भर दी गई है तो आप किसी के भी लगाम थाम सकते हो। ऊपर कौन बैठा है उससे लेना देना नहीं है। वो अगर इलीगल काम कर रहा है तो लगाम थाकने की ताकत हम में कब आती है? जब हमारा नेतृत्व उस तरीके का हमको बल देता है। ऐसा नेतृत्व पैदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था को समझना पड़ेगा, उनके दुख को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि किसानों का वो मैंने पूरा लिख लिया, पता चला कि 5 समस्या ऐसी है मात्र जो पैसे से अभाव में छूट नहीं सकती, उसके लिए पैसे जरूरी है। 35 समस्या ऐसी थी जो संगठन के माध्यम से छूट सकती है। खतावनी नहीं दे रहा है लेखपाल, बैंक का कार्ड नहीं मिल रहा है, वक्त पे खाद नहीं मिल रहा है, वक्त पे बीज नहीं मिल रहा है, मार्केट में लूट हो रही है, मार्केट में कोई भी आके कुछ भी उठा के ले जाता है, मार्केट में मेजरमेंट सही नहीं हो रहा है। मैं अकेला आदमी जब पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन किया था, क्योंकि 5-5 किलो अनाज ज़्यादा तोल के ले लेते थे मारवाड़ी। वहाँ किसान गया, उसके वजन के नीचे कुछ होता था वो डाल देता था, उसमें वो बोरा डाल देता था, बोरे में पत्थर भर के डाल देता था, 5-5 किलो ज़्यादा तोल लेता था अनाज। मैंने वहां आंदोलन किया और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाने के लिए सीएम को बाध्य कर दिया। सीएम ने फरमान निकाला, सारे मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे होंगे। लड़ना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा। लड़ाई का मतलब मारपीट करना नहीं होता है, अड़ना पड़ेगा। अब अगर मुझे सच लगा कोई भी बात, अगर हाँ जैसे इलेक्ट्रॉनिक कांटे में चोरी भी तो होते हैं। ईवीएम मशीन में भी चोरी होती है, बुलेट पे भी चोरी होती है, बैलेट में भी चोरी होती है, मगर चोरी की पारदर्शिता बहुत ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा अगर पहले जांच लो, आप उसके ऊपर सील है कि नहीं जांच लो। हर चीज़ की आपको समझदार होना पड़ेगा। बच्चा बुरा हो सकता है कि नहीं, बच्चा माँ बाप को मार सकता है कि नहीं, अपमान कर सकता है कि नहीं, उसका उपाय बच्चे पैदा करना बंद कर दे, ये होगा कि संस्कार ठीक रखना, ये होगा। हमारे लोगों को बहुत दम्भ है, हमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया। मैं एक बहुत ही जिम्मेवारी के साथ वाक्य बोलता हूं कि संस्कार देने की नहीं लेने की चीज है। एक माँ अपने 4 बेटों को समान संस्कार देती है, देती है कि नहीं? एक चोर हो जाता है, एक न्यायाधीश हो जाता है, जज हो जाता है, कैसे होता है कि नहीं? तो संस्कार ये लेने की चीज है, देने की नहीं। बाप जब बोलता है चोरी करना पाप है, और वही बाप उसको बताता है, वो कर्जा मांगने वाले आएगा ना तो उसको बता देना घर में नहीं है, बेटा तुरंत समझ जाता है कि झूठ बोलना पाप तो है नहीं यार, झूठ पकड़े जाना पाप है। वो बेटा जाके वहां भी क्या बोलेगा? बाप ने कहा है, ये वो घर में नहीं है, क्योंकि उसको झूठ बोलना आया नहीं है। सिखाया किसने? हमने। और हम क्या बोल रहे हैं? सच बोलना अच्छी चीज है, झूठ बोलना पाप है। उसका दिमाग नहीं मान रहा है, झूठ बोलने में उसका दिमाग मान नहीं रहा है। वो इसीलिए बताता है कि मेरा बाप अंदर है, तुमको बताने लगाया, घर में नहीं है। होता है कि नहीं? घर में होता है ना? ये नहीं होना चाहिए। अगर हमको बच्चे को सिखाना है, क्योंकि हम जैसा बिहेवियर अपने माँ बाप के साथ करेंगे वही बिहेवियर पलट के हमारे साथ होने वाला है। जो आपको सिखाते गौ हमारी माता है, गौ हमारे लिए बहुत पवित्र है, हमारी संस्कृति के लिए बहुत पवित्र है, जरूरी है। मगर मैं उसका क्या करूँ कि सावरकर ने बोला कि गौमांस खाना कोई बुरी बात नहीं है, गौ को माँ के समकक्ष खड़ा करना बुरी बात नहीं है। ये सावरकर ने 6 सुवर्ण पाने नाम की किताब लिखा है, उसमें लिखा है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और हमको इसलिए सिखाने की जरूरत नहीं है
क्योंकि मेरे घर में एक ही रूम का घर है मेरा, और मेरे घर में किसी गाय ने बछड़ा दे दिया और बारिश गिर रही है, बछड़े को कहाँ बांधेंगे आप? एक रूम के घर में आप अंदर लाके बांधोगे। ये आपको सिखाने की जरूरत है? किसी को समझाने की जरूरत है? मगर उनको समझाने की जरूरत है जिनके माँ बाप वृद्धाश्रमों में पल रहे हैं, वो हमारे आपके नहीं है। पुणे की जो संस्कृति डेवलप हुई है, जिसको ये पवित्र संस्कृति बोलते हैं, उसमें माँ बाप को डस्टबिन कहते हैं, लड़के लड़कियां एक दूसरे को, कि तेरे घर में कितनी डस्टबिन है, मतलब कितने बुजुर्ग है। ये हमारी संस्कृति है? ये हमारी सभ्यता है? जो सभ्यता नहीं है वो लोग आपको सिखा रहे हैं। जिनके पास सभ्यता और संस्कृति कुछ नहीं बची, वो आपको सिखा रहे गौ को माता बोलो। किससे क्या सीखना जरूरी है कि नहीं है? एक क्रिमिनल से, एक गुंडे डकैत से, एक बलात्कारी से आप सभ्यता के और संस्कृति के लेक्चर लोगे क्या? मैं यहाँ पूरा दारू पिया हूँ, डोल रहा हूँ, और मैं व्यसन मुक्ति का आपको लेक्चर दे रहा हूँ, कैसा लगेगा? मगर यही चल रहा है। जनता बैठी है धरती पर, नभ में मंच खड़ा है, जो है जितना दूर जमी से वहीं उतना बड़ा है। कुपत कुपत रथ जो दौड़ाता, पथ निर्देशक वही है। लाज लजाती जिसकी कृति से, धर्म उपदेशक वही है, और राजनेता भी वही है। ये कैसे हो गया? किस तरीके से हो गया? समाज इस तरीके से कैसे बह गया? क्योंकि चाणक्य ने कहा था, मैं चाणक्य को बहुत मानता नहीं हूँ, वो वास्तविक था ये भी मुझे मान्य नहीं है, मगर बात अच्छी कही थी। उन्होंने कहा था कि इस देश का अहित होगा तो दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से होगा। और राजीव दीक्षित के भक्त सज्जन लोग दूसरा राजीव दीक्षित मरने की राह देख रहे हैं, निष्क्रिय होकर बैठे हुए हैं। ये देश का अहित हो रहा है। क्या करना चाहते हो देश के साथ? अगर हित करना चाहते हो तो सक्रिय हो जाओ, इकट्ठा होना शुरू कर दो। सप्ताह में 2-4 बार मिलने का यहाँ कोई प्रोग्राम तैयार करो कि हम कैसे मिल सकते हैं, किस तरीके से मिलेंगे, हम 1 घंटा सप्ताह में कैसे देंगे, 4 घंटे कैसे देंगे, 1 दिन कैसे देंगे, 4 दिन कैसे देंगे। और देने वाला, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ MG वैद्य नाम के RSS के चिंतक थे, अभी नहीं है, जिन्होंने तरुण भारत की शुरू किया था। जब भी RSS किसी इसमें फंस जाता था तो वह आके स्टेटमेंट देते थे। उनके 2 बेटे, दोनों यूरोप में पढ़े हुए। एक बेटा जर्मन में, उनका आज से 10 साल पहले की बात बताता हूं कि 50 करोड़ रुपए कमाता था वो साल के। एक बेटा 5,000 रुपए महीने से RSS में काम करता था, अभी भी करता है वो। और जब वो बड़ा छोटा बेटा जो जर्मन में था, वो जब रहता था यहाँ वर्धा में, तो बड़ा भाई अगर आ रहा है वर्धा में, स्टेशन पे उतरने वाला है, क्योंकि उनका गांव 20-25 किलोमीटर यहाँ से दूर है। वो छोटा भाई जो 50 करोड़ कमाता है, वो गाड़ी लेके वहाँ 1 घंटा पहले खड़ा हो जाता था रेलवे स्टेशन पे कि वो आएगा तो उसकी बैग भी उठाऊंगा और गाड़ी में रखूंगा और उसको घर ले जाऊंगा। ये प्रेरणा समाज सेवकों के घर में अगर है तो कोई भी अपना जीवन न्यौछावर करने की बात या जीवन देने की बात कर सकता है। हमारे समाजों में तो ऐसी बात है कि अगर कोई 50 करोड़ रुपए कमा रहा है और कोई 5,000 रुपये महीना कमा रहा है, इज्जत किसकी होगी? और फिर बोलोगे कि हमारे यहाँ अच्छे लोग निकलते नहीं हैं, कोई दूसरा करता नहीं है, कोई दूसरा समाज सेवा के लिए निकलता नहीं है। तो मेरे बहुत अच्छे संबंध थे गवई के परिवार के साथ में, जो RS गवई, उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। उनका बड़ा बेटा जो है राजेंद्र, उनसे मेरा दोस्ताना रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है। भूषण गवई जी अभी रिटायर्ड हुए। वो भूषण गवई उनके भाई के सामने झुक के खड़े होते थे। वो ये बोलते थे कि ये जब तक काम कर रहे हैं तब तक ही हम बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप जब बीज बोओगे, जमीन तैयार करोगे, उसके आधार पर ही समाज बड़ा होगा, आपके बीबी बच्चे बड़े होंगे, आपके नाती पोती बड़े होंगे।
अगर नींव का पत्थर बनने के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि मंदिर खड़ा हो जाए, तो नींव का पत्थर बनेगा कौन? देखो, मैं तो काम धंधे वाला आदमी था, बहुत अच्छा कमाता था, बहुत पैसा कमाता था। आज भी जितने शान शौकत चल रही है, बहुत शानदार तरीके से रहता हूं और मेरा परिवार मुझे शानदार तरीके से रखता है। दिल्ली में भी बेटे का घर है, नागपुर में तो हमारा पुश्तैनी घर है, मगर लोगों ने भोपाल में भी मुझे घर दे दिया, मुझे लखनऊ में भी घर दे दिया, बनारस में भी घर है। इस देश के कम से कम 500 जिलों में मेरे अपने घर है। खतावनी मेरे नाम से नहीं होगी, मगर रहने का पूरा अधिकार मुझे है, तो मैं खतावनी नहीं चाहता मेरे नाम से। अगर तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो और वो अगर सोचता है कि ये आदमी आश्वासक है, ये मेरे परिवार को कोई समस्या नहीं होगी, इसके रहने से परिवार में उन्नति ही आएगी, इसके सोच से परिवार में उन्नति आएगी, तो कोई ऐसा परिवार नहीं है जो आपको रखने में मनाही करे। कमिटमेंट आपका होना चाहिए, वो विश्वास आपका होना चाहिए। वो विश्वास निर्माण करने के लिए, वो चरित्र निर्माण करने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगी, ये मुझे लग रहा है। हमारे पुरखों ने, हमारे लोगों ने हमको कुछ अधिकार दिए हैं। 73वीं घटना दुरुस्ती 73 और 74 एक ग्राम को अधिकार देती है। कितने लोगों ने पढ़ा है 73, 74 अमेंडमेंट? एक। हम गांव में जाना चाहते हैं, गांव के काम करना चाहते हैं, हमको किसी को पता नहीं है। 2, 3, कितने? 4, 5, कितनी संख्या हुई? कितने में? 500 में 5, कितना परसेंटेज हुआ? 1%। तो ये तो ऐसा ही हुआ ना कि जैसे सब बोलते हैं। मैंने एक मेरे दोस्त ने बोला, अविनाश तुझे समझता नहीं है क्या? मैं बोला क्या? तो बोले मुसलमान 2-2 बीबियाँ 4-4 बीबियाँ करते। तो मैं बोला कितने मुसलमानों को जानता है तू? तो उसने नाम गिनाया 10। मैं बोला उसमें किसको दूसरी बीबी है, चौथी छोड़ दे, दूसरी किसको है? बोला एक को भी नहीं है। तो साला बकवास क्यों कर रहा है? बकवास। और मैं बोला उससे ज्यादा मैं गिना देता हूं, हिंदुओं में है। अब क्या बोलेगा? पढ़े दूसरा। हम तो व्हाट्सएप ज्ञान पर अपना पेलते रहेंगे, व्हाट्सएप ज्ञान पर हम विरोध करते रहेंगे, व्हाट्सएप ज्ञान पर हमारा ज्ञान बताते रहेंगे। अब इतने सारे एक्टिविस्ट हो आप, समाज को बदलने निकले हो, देश को बदलने निकले, इनको 73, 74 अमेंडमेंट जाते वक्त हर एक के हाथ में थमा दो। 29 मंत्रालय आप आपके मर्जी से अपने गांव में चला सकते हो। अगर गांव ने रेजोल्यूशन ले लिया, गांव ने रेजोल्यूशन ले लिया, सरपंच ने एक रेजोल्यूशन ला लिया, सरपंच मतलब सरकार और ग्राम सभा मतलब हम लोग शासन, हमने अगर रेजोल्यूशन ले लिया, एक भी मकान नहीं गिरेगा। सुप्रीम कोर्ट भी मकान गिरा नहीं सकता। एक पेड़ नहीं काट सकता, एक दवाखाना बिना इंस्ट्रूमेंट के रह नहीं सकता, एक स्कूल भी बिना टीचर के, बिना सिलेबस की रह नहीं सकती। अगर गांव इस बारे में रेजोल्यूशन ले ले तो हर गांव में जाकर ग्राम सभा को मजबूत करने का काम जनता सरकार मोर्चा करना चाहिए कि नहीं? कब करेगी? जब तुमको ही पता नहीं है। जब 500 में से 5 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि गांव में हमको क्या करना चाहिए, लोगों के साथ में कनेक्ट होंगे, क्या करना चाहिए, जनता मोर्चा सरकार क्या कार्यक्रम लेके जाए, क्या लेके जाओगे? कांग्रेस को गाली, मोदी को गाली, अखिलेश को गाली, चौटाला को गाली, तुम क्या करोगे फिर? वो तो दे ही रहे एक दूसरे की गाली, वो उसके माँ को देता है, वो उसकी माँ को देता है। हमारे लिए माँ तो पूजनीय है, गाली की चीज़ है हमारी माँ, तो मेरी नहीं है तो दूसरे की होगी? नहीं होगी। मगर कोई दूसरे को देता है तो, मुझे देता है तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि उसको दे दो। मगर जब गांधी ने बोला था, गांधी से शांति से निकल गए, बौद्ध ने बोला था कि एक आदमी उनके सामने खड़ा हो गया
और बहुत गाली बकने लग गया, बहुत गाली बकने लग गया। उन्होंने उसको पूछा अच्छा हो गया? बोले आप कुछ बोल नहीं रहे। तो बोले तूने जो दिया वो तेरे पास है, मैंने तो लिया ही नहीं। इसमें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर की कथा है। उस इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर लड़के बैठे हुए थे, पहले क्लास में, पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए लड़कों की रैगिंग ले रहे थे। अभी तो इलीगल हो गई रैगिंग, उस वक्त चल रही थी, 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूं। रैगिंग ले रहे थे और फिर उन्होंने एक उनमें से लड़का था, वो 2-3 लड़कों को खड़ा करता था और उनको भरकस गाली देता था, वो पूरी भड़ास निकाल देता था उन 3 लड़कों के सामने। अब वो 3 लड़कों को उसने गाली दे दिया, जितनी देना था पूरी दे दिया। और बाद में उनको पूछा कि आपका क्या कहना है? तो उन्होंने बोला आई डोंट नो हिंदी सर। अब रैगिंग किसकी हो गई? किसकी हो गई रैगिंग? देने वालों की। हमको क्या करना है? सुनना ही नहीं है। वो जो कुछ कर रहा है वो करने दो। इतना बज रहा था, पहले डिस्टर्ब हो गए। अगर हमारे 10-5 लोग जाके वहाँ तोड़फोड़ करते या उनको धमकाते, फिर ये शिविर होता कि पुलिस स्टेशन होता? तो गांधी के साथ तो इन्होंने बार बार किया है, विनोबा जी के साथ बार बार किया है, बौद्ध के साथ बार बार किया है, छत्रपति के साथ किया, महावीर के साथ में किया, जैन संप्रदाय के साथ, सबके साथ किया है। क्योंकि विरोध करने वाला विध्वंसक ही करेगा और बनाने वाला विस्फोट करेगा या कंस्ट्रक्शन करेगा? कंस्ट्रक्शन। तो हम कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं कि विध्वंस करने वाले? कंस्ट्रक्शन करने वाले। तो आपको सबूरी रखना पड़ेगा या आताताई होना पड़ेगा? सब्र रखो, सब ठीक होने वाला है। जितने तेजी से ऊपर जाता है उतने तेजी से आने ही वाला है। मगर आने वाला दूसरे ऐसे आदमी के ना चला जाए कि ईंट से, यानी पत्थर से ईंट ज्यादा अच्छी है, ईंट के पास ना चला जाए, नहीं तो फिर हमारे 70 साल खराब हो जाएंगे। तो आपका वजूद खड़ा करना ये जनता सरकार मोर्चा का काम है, आपका सबका काम है। वो एक नाम है, नाम कुछ भी रह सकता है, मुझे नहीं पता क्या नाम होगा, आगे नहीं होगा, मगर एक सोच होगी। सोच ये होगी कि कोई भी सरकार संविधान के अनुसार, हमारी सरकार हमारे लिए, हमारे जैसा हमको आवश्यकता होगी वैसा काम करेगी, वही हमारी सरकार होगी। यही चाहते हैं ना हम लोग सब बैठे हुए? क्या चाहते हैं? सबके लिए, सबका साथ। विकास दो का ही होता है यार, सबका नहीं होता ना। मगर हम तो नारे में बह गए थे ना। आपको एक बात बताता हूं, 1975 में जब बैंकें डिपॉजिट मांगती थी तो किसानों के घर घर जाती थी। कितने लोग हैं यहां 75 के पहले वाले? हाथ खड़े करें। बैंक का मैनेजर आपके घर में आता था, अगर गांव के आप अच्छे रसूखदार आदमी हो, बोलता था कि पैसे घर में क्यों रखते हो, सोने में क्यों रखते हैं, हम तो ब्याज भी देंगे, आप हमारे यहाँ डिपॉजिट रखो। अब भी आते हैं सर, हर फसल के बाद आते हैं ना? हाँ, अभी इनके गांव में आज भी आते हैं। तो हम कौन थे? साहूकार थे। जिस वक्त ये देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के ऊपर विदर्भ के कारंजा मंडी का 700 करोड़ रुपए बकाया था। कितना? 700 करोड़। 55 करोड़ के लिए हमने गांधी मार दिया, ऐसा वो कहते हैं। 700 करोड़ किसानों का बकाया था। क्यों? हम साहूकार थे, सोने से ज्यादा कीमत हमारी थी। जो बलहारा आपको बताता है नोट की कीमत, वो सही है। कीमत वस्तुओं की होती है, करेंसी की नहीं। सोने की कीमत कभी डाउन होती है? नहीं होती है। चांदी की नहीं होती है। नोट की कैसी हो जाती है? क्योंकि वो माध्यम है, साधन नहीं है। वो ना साध्य है, माध्यम है। माध्यम की कीमत कभी भी, पूरा कोरोना चले गया, डॉलर की कीमत उन्होंने उसको
करेंसी नहीं बनने दिया, असेट बना के रखा, डॉलर की कीमत गिरी, रुपए की कीमत, सारे बाकी करेंसी की कीमत गिर गई कि नहीं गिर गई? हमारा जब लेते थे बैंकों से खरीदी करते थे 1947 के पहले, मेरे दादा का बताया हुआ है, तो 36 ग्राम सोना आता था 1 क्विंटल कपास के विरोध में। अभी आधा ग्राम सोना नहीं आता है। किस तरीके से? और रुपए का गिरना मतलब क्या, कोई बताएगा? रुपया गिर गया मतलब क्या? हाँ जी, नहीं, रुपए का मतलब होता है, देखो, सोने चांदी लोहा इसकी सबकी कीमत नहीं गिरती, वो वर्ल्ड में पूरी कीमत तय है। हमारी लेबर की कीमत गिर गई। मैं जो चीज़ 100 रुपए में बनाता था, अब वो मेरी रुपए की वैल्यू कम हो गई, अब मेरे हाथ में 50 रुपए, उनके डॉलर से हमारे हाथ में 50 रुपए आएंगे। मतलब जो तुम्हारी श्रम की कीमत 100 रुपए थी, अब वो श्रम की कीमत 50 रुपए रह गई है। बात समझ में आ रही कुछ? तो जब सरकारें पैसा गिराती है, इसका मतलब आपका श्रम मूल्य गिराती है। वस्तु की कीमत कभी कम नहीं होती है, कभी नहीं। 47 के आसपास डॉलर रुपया शायद एक था। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा था, थोड़ा कम ज़्यादा था। आज भी गोल्ड अमेरिका में जो दाम है वही इंडिया में है। वो रुपया ऊपर छोड़ दो, करेंसी है वो पूरी। गोल्ड का दाम पूरे दुनिया में एक सा है, यूरेनियम का दाम एक सा है, चांदी का दाम एक सा है, गेहूं का दाम भी एक सा ही है। उसमें सब्सिडी, बजट, करेंसी वो सब बढ़ जाता है, अलग है, मगर दाम एक सा है, क्योंकि उसकी उपयोगिता एक सी है। आप गेहूं खाने के लिए उपयोग करते हो तो अमेरिका वाले नहाने के लिए नहीं करते, खाने के लिए करते हैं। तो जिस चीज की जो उपयोगिता है, उपयोगिता कभी कम नहीं होती, और उपयोगिता अगर कम नहीं होती तो उसकी उपयुक्तता कम नहीं होती, उसका मूल्य कम नहीं हो सकता। मूल्य कम होने का मतलब है हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए इतना मतलब है कि हमारी सरकारें हमारा श्रम मूल्य लूट रही है, श्रम मूल्य कम करते जा रही है। कल जो आपको 50 रुपए मिलते थे, अब उसके काम के आपको 25 रुपए मिलेंगे। बवाल किसने करना चाहिए था? हमने। हमको तो समझ में नहीं आता है। ये कौन समझाएगा? जो समझदार है बलहारा या बलहारे की फौज, वही समझाएगी ना, कौन समझाएगा? और आपका आश्वासक नेतृत्व अगर गांव में बैठा है, लोगों को पता है कि ये जो बोलता है वो सच है, साला 10 साल बाद यही होने वाला है। हमारे देश का कर्जा पूरे 60 साल 65 साल में देश पर कर्जा हुआ था 55 लाख करोड़ रुपया। कितना? अभी ये 11 साल में हो गया 240 लाख करोड़। हम बोल रहे अच्छे तरीके से जा रहा है देश। और ये कब हुआ? जब रेल बिक गई, गेल बिक गया, सेल बिक गया, भेल बिक गया, पेट्रोल पंप बिक गए, पेट्रोल की अथॉरिटी सारी बिक गई, रेलवे लाइन बिक गया, हाईवे बिक गए, हाईवे बिक गए। सब बिकने के बाद भी जो पैसा आया वो भी, और इतना कर्जा भी कहाँ गया? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ सर, मैं सवाल खड़ा करता हूँ। आप बोलोगे कि इनको दे दिया, उसको दे दिया, तो फिर आप खड़े होके बोलोगे फिर कांग्रेस ने क्या किया था। कांग्रेस महानालायक थी, घर में बैठा दिया हमने। अब ये कितना अच्छा कर रहे, अच्छे दिन कितने ला रहे, देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको आगे आना पड़ेगा। इसको घर बैठाओ, फिर वो आ जाएंगे, फिर वो ऊंच करेंगे, फिर अरे सवाल पूछना हम जब तक नहीं सीखेंगे, वास्तविकता से हम जब तक रूबरू नहीं होंगे। ये माँ जो है ना, वो छोटा बच्चा वहाँ घर में जब चूल्हे थे तो बर्तन उठा के नीचे रखती थी। तो बच्चा अगर बांस में खेल रहा है तो माँ ले जाके उसका हाथ छुआ देती थी बर्तन से। ऐसे ही करते ना, बर्तन से हाथ छुआ देती थी। वो आने वाले सबको ज्ञान बांटता था कि बहुत गर्म है, हाथ नहीं लगाने का। तुमको साला 75 साल में समझ में नहीं आया कि हाथ कहाँ नहीं छूना है। माएँ अच्छी नहीं थी या हम नादान थे? हाँ, माँ को तो गाली नहीं दे सकते ना हम नादान हैं। अब नादान को सदान बनाने का काम कौन करेगा?
जनता सरकार मोर्चा, बजाओ अपने लिए ताली अब। और मैं ऐसा क्यों बोलता हूं मालूम है? आपको अगर झिंझोड़ा नहीं गया ना, मुझे कई लोग बोलते हैं कि किसानों के बीच में जाके किसानों का इस तरीके से बोलता है कि तुम मूर्ख हो, तुमको समझ नहीं आती, ये नहीं होता है। मैं झिंझोड़ना चाहता हूं। अगर मैं झिंझोड़ू नहीं तो कान ही नहीं खुलेंगे प्रभु। आपके लिए बता रहा हूं, मैं और किसी के लिए बोल ही नहीं रहा हूं कि जब तक झिंझोड़ेंगे नहीं कान नहीं खुलेंगे। कान नहीं खुलेंगे तो जो बात बोल रहा हूं वो अंदर नहीं जाएगी, और अंदर नहीं जाएगी तो प्रोसेसर में प्रोसेस ही नहीं होगा कि बोल कहाँ रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके सबके प्रोसेसर खुल जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। तो गांव में क्या काम करना है? गांव में सबसे पहले समझाना है कि साधन क्या है, क्या होते हैं साधन, कौन कौन से हैं, किसको हम साधन बोलते हैं। जो जीवन जीने के लिए, संपन्नता के लिए, पैसे वाला होने के लिए जरूरत है, ऐसे साधनों के नाम बताइए। पता है? हाँ 4। और किसने बताया? ताली बजाओ, सही बोला है। पहले 4 सिख बताए, आगे साधन नहीं, कोई नहीं। देखो, जल, जंगल, जमीन, जानवर, माइंस, मिनरल्स, खनिज संपदा, माइंस, मिनरल्स और श्रम, ये संसाधन है। अमेरिका जहाँ अफगानिस्तान में डाका डालता है, वो इसलिए डालता है कि वहाँ का लोहा, मैग्नीज उसके हाथ में आ जाए। अमेरिका मध्य एशिया में सारे कंट्री जो है वहाँ उपद्रव निर्माण करता है कि वहाँ का पेट्रोल मुफ्त में मिलता जाए, वो दाम तय करे। सारी लड़ाइयाँ किस बात के लिए चल रही है? संसाधनों पर कब्जे के लिए लड़ाई चल रही है। मैं जब लोक संख्या समझा रहा था तो ये बीच में छूट गया कि लोक संख्या की डेंसिटी जो होती है वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में पॉपुलेशन डेंसिटी है 30,000 से 35,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 30 से 35,000 स्क्वायर किलोमीटर। और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य, अंडमान निकोबार में पॉपुलेशन डेंसिटी है 65 से 165। संसाधन कहां पर है? जहां डेंसिटी कम है वहां संसाधन, और गरीबी कहां है? संसाधनों से पैसा आना चाहिए था, संपन्नता आनी चाहिए थी, या गरीबी आना चाहिए थी? तो जहां संसाधन है वहां गरीबी है, जहां पॉपुलेशन कम है वहां गरीबी है, और जहां संसाधन नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा है, सारी समस्याएं वहीं पर है, मगर वहां अमीरी ज्यादा है। क्या समझ में आया? हे यार, ये क्या बात बोल दी है? मूर्ख नहीं, हमें समझ नहीं है उस बात की। संसाधनों को लूटकर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई चल रही है। आपके बच्चे भाग के वहां चले जाते हैं, यंग जनरेशन की श्रम की लूट हो गई। आपके यहाँ के पेड़ तोड़ के उनके बंगले बन रहे हैं, उनके फ्लैट बन रहे हैं। आपके यहाँ की बालू को लूट के उनके महल खड़े हो रहे हैं। आपके यहाँ के जानवर लूट के उनके दीवारों पे सजावट का सामान बन रहे हैं। और हमको समझाया जा रहा है पॉपुलेशन इज द प्रॉब्लम, और पॉपुलेशन मुसलमान ज्यादा करते हैं, फैलाते हैं, इसलिए मुसलमानों को सबक सिखाना है। और नंबर तो आपका भी आएगा, इसीलिए तो बेचैनी है, यहां बैठे क्यों हो? आप में से ज्यादातर तो भाजपा के समर्थक थे, ज्यादातर। हाँ सॉरी, वो क्या बोल रहे हैं? आप खड़े होके बोलिए यार। हाँ
ठीक, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रभु, मैं सारे नहीं बोला, बहुत संख्या में बोला, इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आ जाए। कल एक आदमी मुझे आके यहाँ जाते जाते बोला कि बाहर जरा संभल के जाना। मैं उसको बताना चाहता हूँ, मैं नाम है मुझे उसका चेहरा वेरा याद है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मैं आरएसएस के बाजू में एक ये है भड़ सभागृह है, वहाँ जाके मैं आरएसएस की पूरी ऐसी तैसी किया था भीड़ के बीच में। वहाँ आए थे, पुलिस वालों ने बताया था कि संभल के जाना। मैं बोला एक ही बार मरना है, यहाँ मर जाऊँगा, टेंशन क्या लेते हो आप, मत टेंशन लीजिए। ऐसा कोई माई का लाल नहीं मुझे हाथ लगाए, और लगाए तो मेरा परिवार इतना ज़बरदस्त है कि उसकी 7 पुश्ते खोद के निकालेगा और जेल में पहुँचा देगा। इसलिए कोई ये बताने का प्रयास न करे कि आप संभल के चले जाओ, इसके चले जाओ। अरे संभल के तो गांधी भी चले थे, क्या हुआ? इंदिरा जी भी चली थी, क्या हुआ? राजीव गांधी भी संभल के चल रहे थे। कोई सुरक्षा पहली गोली से बचाने वाली अभी तक दुनिया में ईजाद नहीं हुई है। और मारने वाला कोई होगा तो मेरा ही शेर दिल होगा, नपुंसक मुझे मार भी नहीं सकता। इस बारे में मुझे कोई ये नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो संसाधनों की लूट है, अब ये ग्राम सभाएं निर्णय लिया है होगा नहीं मुझे नहीं पता, जहाँ की लूट हो गई, इतने सारे जंगल कट गए, हंसदेव का जंगल कट गया, हजारों पेड़ कट गए। एक पेड़ माँ के नाम लगा दिया, बाकी जंगल बाप के नाम कर दिया, है ना। अब वो कट गया, अब कट गया तो वहाँ की ग्राम सभा ने ये अगर निर्णय लिया होता, और ग्राम सभा ने ये निर्णय को चैलेंज देने वाली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में वो सबमिट कर दिया होता, जनता सरकार उसके साथ में खड़ी हो गई होती, वहां जाके बवाल मचाने से कोर्ट में लड़ना शुरू कर देती, तो क्या जंगल का पेड़ कट जाता? तो संविधान में जैसी खामियां उन्होंने ढूंढी है, ताकत आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना है? लट लेके नहीं ढूंढना है। हरियाणा से आए हो इसका मतलब लट लेके चलोगे नहीं होता है, लटे तो की हालत करा दी है पतली। जी सर, जी सर, 1020 एकड़ जमीन अडानी को दिया गया। क्या उन लोगों को अगर हम समझा सकें तो वो भी आवाज उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। अडानी के बाप की जमीन है, मोदी के बाप की जमीन है, नीतीश के बाप की जमीन है, सरकार की जमीन है, हमारी थी। हम ग्राम सभा तय तो करें, मगर ग्राम सभा सशक्त होने के लिए उसके साथ में एक संगठन खड़ा होना पड़ेगा। अभी तो मैं समझा रहा था कि 42 समस्या है, 35 समस्या ऐसी है कि जो हमारे जानकारी के अभाव में, संगठन के अभाव में वो समस्या हमको निकल रही है। एक दो लोग बोलते हैं तभी तो वो हम पे हावी हो जाते हैं, जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं, पीछे हट नहीं जाते, भाग जाते हैं। भाई किसानों के कानून समझाने के लिए कितना प्रयास किया मोदी सरकार ने, उनको खालिस्तानी बोला, देशद्रोही बोला, उनको आतंकवादी बोला, सब कुछ बोल दिया ना। बाद में बोला मैं समझाने में कम पड़ गया, मैं वापस ले रहा हूं। अबे अच्छे थे तो वापस क्यों ले रहा है, और बुरे थे तो लाया क्यों था? क्या बोल रहे हैं? कौन? हमारे हक और अधिकार समझाना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझाना है। सब समझदार हैं, आप ये मत समझिए किसान आपसे ज्यादा समझदार है। उसको ये समझ में आता है कि साले सब चोर है। समझाना पड़ता है क्या? सारी पार्टियां चोर है, समझाना पड़ता है क्या? क्या बोलती है वो क्या बोलता है? अरे सब चोर है, कोई भी आएगा तो यही करेगा। अभी 10,000 रुपए दे दिया तो उसको दे देते हैं। उसको जब समझ में ही नहीं आता है कि वोट का मतलब क्या है, हमारे हक अधिकार क्या है, हमारे क्या करने से क्या होगा, किस तरीके से बिहेव करने से क्या हो सकता है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा। समझना क्या है? इतना ही समझना है मेरे तेरा जिंदा रहने का अधिकार क्या है। हर एक व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए। मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ कि आप जिंदा क्यों हो, आप क्यों जी रहे हो। कोई बोलेगा, देखो कैसे छिछलेदार सवाल जवाब आते हमारे, मर नहीं रहा हूँ इसलिए जी रहा हूँ,
माँ बाप ने गलती किया इसलिए जी रहा हूँ, माँ बाप ने पैदा कर लिया इसलिए जी रहा हूँ, समाज के लिए जी रहा हूँ, बीवी के लिए जी रहा हूँ, माँ बाप के लिए जी रहा हूँ, बच्चों के लिए जी रहा हूँ। उसको एक सवाल मैं पूछता हूँ, ये सब मर जाएंगे तो तू मरेगा? बोले नहीं। तो किस लिए जी रहा है? जीने का मकसद समझ में आ जाए, बात खत्म। फिर वो मकसद के लिए लड़ना, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। आपको हिरन प्राणों के साथ में जान बचाते हुए भागते दिखती है, उसको उसका मकसद पता है कि मैं जिंदा रहूंगी तो वंश संवर्धन करोगी। उसका एक ही मकसद है कि मेरा वंश आगे बढ़े, उसके लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है। जानवर को समझ में आ गया है, पेड़ को समझ में आ गया है कि मेरा जिंदा रहना है तो मुझे बीज पैदा करने पड़ेंगे। इंसान को क्यों नहीं समझ में आ गया? क्योंकि आपके पास में विशेष पावर दिया है भगवान ने, अल्लाह ने, रब ने, जिसने भी दिया, कि आप आपके इच्छा के अनुसार चल सकते हो, बोल सकते हो और रह सकते हो। तो आपकी इच्छा किस लिए दिया था? गुलामी करने के लिए कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, उन्नति के लिए? किस लिए दिया था? ये पावर किसने दिया? कुदरत ने क्यों दिया? जानवरों जैसे आप नहीं रहो, इसमें कुछ सुधार करो। तो हम सुधार क्या कर लिए? जब हम अनपढ़ थे तो हम मल्ल युद्ध करके निपटा लेते थे। अब क्या सुधार हो गया हम में? अब एटम बम डाल के सुना देते, और उससे आगे बढ़ गए कि अब पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेंगी, चलो मंगल पे, चांद पे चलते। अबे साले तेरा घर सफाई कर वे, पहले मंगल चांद पे बाद में चले जाना, तेरा घर तो साफ कर ले। घर साफ नहीं करना, घर में पूरी गंदगी भरी जाएगी और लाके दूसरी बाहर की गंदगी भी ठास लूंगा और मैं मंगल पे जाऊंगा। एलन मस्क के साथ में मंगल पे जाके वहां रहेंगे, मंगल मनाएंगे। ये कौन सी मानसिकता हो गई हमारी? ये रहने लायक है, इसीलिए नेचर ने बनाया था, कुदरत ने हमको यहाँ पैदा किया। इसलिए पैदा किया कि आप सुखपूर्वक यहाँ जी सके। आपको जो चीज चाहिए वो सब कुदरत ने आपको दे दिया। लुटेरे वो चीजें लूट के अपने यहाँ स्टॉक कर रहे हैं और इसके लिए आपका संघर्ष चल रहा है। अब इसको सुधारना है। दिल्ली में बताया गया पोल्यूशन केजरीवाल बहुत फैलाता है, साले को हटाओ, इसकी ऐसी तैसी करो। ये बहुत अच्छे स्कूल खोल रहा है, हॉस्पिटल खोल रहा है, ये नहीं चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए था? उत्सव मनाना चाहिए था, दिवाली जोर शोर से हो, मुसलमानों को सब ज्ञान बांटने आते, हमको ज्ञान बांटने आते, उनको नहीं बताता। कुर्बानी देते तो वो पटाखे फोड़ते हैं ईसाई, तो उनको नहीं समझाता। अब रेखा गुप्ता जी कह रही है कि साले तुमने पटाखे फोड़े, तुम भुगतो। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि पोल्यूशन का स्तर ये हो गया है कि 1 घंटा मैं वॉकिंग करने जाता हूं, मेरी तबीयत सीरियस हो गई है। वीडियो कॉलिंग से केस अटेंड करेगा, वीडियो कॉलिंग से केस अटेंड करेगा। हाँ, बच्चे भी मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, स्कूल में नहीं जाते, बंद है काफी टाइम से। हो मुबारक हो, रामराज्य आ गया। जो कोरोना काल में मोबाइल से पढ़े उनको कोई नौकरी नहीं दे रहा है अभी, कोई कंपनी उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं नहीं ये मोबाइल वाले हैं, इनसे कुछ होगा नहीं। अरे भाई इसकी भी शर्म हमको नहीं आई कि जहां पोल्यूशन जांचने का सेंटर है उसके चारों तरफ पानी के टंकर घूम रहे, उसके चारों तरफ घूम रहे, फवारे हो रहे हैं, क्योंकि दिखाना है कम है 10 मीटर के आसपास बस, और हमें कुछ नहीं लगा इसका। तो हमारी संवेदनाएं मर गई है, जीने की इच्छा मर गई है, विरोध मर गया है। ये जानकारी का अभाव है। हमको क्या अभाव है? जानकारी के अभाव है। तो ये वीडियो वायरल हुआ है, अभाव कैसे रह गया? भाव का अभाव है। किस बात का अभाव है? भाव का अभाव है। दूसरे को भाई मानने को, बहन मानने को हम तैयार नहीं। बीबी तो मानने को एक झटके में तैयार हो जाते हैं, मगर मां मानने को तैयार नहीं होते। समस्या कहाँ है? हमारी समझ में।
समस्या कहाँ है? सुधारना क्या पड़ेगा? और हम सुधारने किसको जा रहे हैं? समाज को, दूसरे को, सरकार को, मोदी जी को, राहुल गांधी को। किसको सुधारने जा रहे हो? तुम्हारे हाथ में किसको सुधारना है? तो अपने आप को सुधारने के पहले मोदी को सुधार सकते हो, राहुल गांधी को सुधार सकते हो, तो पहले जनता सरकार मोर्चा को सुधारो ना, खुद सुधरो और उसको सुधारो। आप जो चाहिए वो सरकार आ जाएगी। नेता डरता ही है जनता से आज भी, कितना भी लूट हो जाए। अभी 324 और 337, सॉरी मैं भूल नहीं रहा हूँ तो एक मिनट अभी बताता हूँ। मेरे बेटे को मैंने जब पूछा तो उसने भेजा है 324 और 327। इसमें सुप्रीम कोर्ट में विवाद खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ये जो कपिल सिब्बल और उन्होंने बताया कि SIR नहीं हो सकता, ये अधिकार ही चुनाव आयोग को नहीं है। इसका मतलब है कि जो कुछ अब तक हुआ वो इल्लीगल हुआ है। चुनाव आयोग लिस्ट नहीं बना सकता, BLO नागरिकता तय नहीं कर सकता, मैट्रिक क्लास वो मास्टर लेवल का अधिकारी मेरी नागरिकता तय नहीं कर सकता। मेरे बाप का सर्टिफिकेट मिले बिना वो मेरी नागरिकता रखने को तैयार नहीं। ये घटना बाह्य है, मानवीय संविधान के विरोध में है। आसिफ मुनीर का अभी संविधान जो बदला है उसको ज़्यादा अधिकार दिया तो UNO पूरा लग गया पाकिस्तान के पीछे कि ये नहीं चलेगा, मिलिट्री को इतने अधिकार नहीं दिए जाएंगे, चुनाव आयोग को इतने अधिकार कैसे दिए गए और हम क्या कर रहे थे? सवाल मेरा वाजिब है या गलत है? हम बोल रहे जड़ में मट्ठा डालो, हम बोल रहे जड़ में मट्ठा डालो, आप बोल रहे ये कांटे मुझे चुभते हैं रास्ते से जाते हुए, तो इसका क्या करे? जड़ में मट्ठा डालना पड़ेगा। जब अधिकार नहीं है और अधिकार के विहीन वो काम कर रहे हैं, बिना अधिकार की संस्थाएं चला रहे हैं, बिना अधिकार के उत्तर प्रदेश गुजरात में पुलिस थाने चल रहे हैं, कोर्ट चल रहे हैं, हम आंख मूंद के बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। हम इस देश के शासक है, जनता है या नौटंकी देखने वाले तमाशगीर है? कौन है हम? तो वो जगाओ। मालिक को अगर ये लग जाए कि मैं मालिक था और कैसे साला नौकर बन गया, मुझे कोई भी टपली मारता है आके, ये एक गांधी जाग गया तो इतना बड़ा क्रांति कर गया, एक राजीव दीक्षित जाग गया तो इतने बड़े लोगों को जगा गया। आप आपके 2-5 लोगों को तो जगा सकते हो कि नहीं जगा सकते हो? मगर उसके लिए आपको जीना पड़ेगा। आपके वर्तन से आएगा ये जो कुछ आएगा, ये आपके वर्तन से आएगा, ज्ञान से नहीं आएगा। मैं पहले ही बताया कि मैं दारू पी के यहाँ डोल रहा हूँ और व्यसन मुक्ति का लेक्चर दे रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो छोटी सी किस्सा देता हूँ, बाद में आपको छुट्टी दे देता हूँ। एक दोस्त था, वो मुझे बोला कि मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल से समझाता हूँ, आपके जैसी बोलता नहीं मैं ज़्यादा, मैं प्रैक्टिकल से समझाऊँगा। बोला अच्छा बात है। वो बोला मैं व्यसन मुक्ति बच्चों को समझाना चाहता हूँ, व्यसन मुक्ति कैसे करना चाहिए। तो ठीक है बोला आ जा। मैंने पूरे क्लास को बुलाया और क्लास उसको कॉलेज को बोला कि ये 10 मिनट का इसका भी लेक्चर होगा, मेरे लेक्चर के पहले व्यसन मुक्ति में अलग समझाता हूँ। वो बोला ये प्रैक्टिकल से समझाएगा और सबको अच्छा लगा। उसने 2 कांच के ग्लास मंगाया, सफ़ेद चादर रखा, 2 कांच के ग्लास मंगाया, उसमें से एक बोतल से उसने निकाला लिकर, दारू, स्पिरिट, एक कांच के ग्लास में डाल दिया। दूसरे इसमें उसने बुलाया था पानी स्कूल से, वो दूसरे इसमें डाल दिया। दूसरे जेब से उसने केचुए निकाला। क्या निकाला? केचुए उसने दारू के गिलास में डाला, वो ऐसे तड़फड़ाने लग गए और उसके टुकड़े टुकड़े होना शुरू कर दिया। उसने पानी के गिलास में डाला तो अच्छे से शांति से रह गए। तो उसने लाख में खड़े हुए एक बच्चे से पूछा इससे आपको क्या बोध मिला? तो बोला कि दारू पीने से पेट में कीड़े नहीं होते। सिखा लो प्रयोग करके।
अब बात गलत बोला था क्या उसने? पेंटर में बच्चे ने समझा भी बोला। ये हालत है। ये हालत इसलिए है क्योंकि हमारी सोच, देखो इंसान की दो ज़रूरतें फिर से बताता हूँ मैं, एक भौतिक और एक भावनिक। प्यार, मोहब्बत, न्याय। अगर मेरा मेरे माँ के ऊपर विश्वास नहीं है, मेरा मेरे बेटी के ऊपर और बेटी का मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो एक कमरे में अगर हम बंद हो जाए तो फिर नर मादा से ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर विश्वास है तो फिर दुनिया की सारी बहनें मेरी बहन है, मेरी माँ है, बीवी नहीं हो सकती। और ये विश्वास कैसे आएगा? कितने पैसे होने के बाद आएगा? कितने मकान होने के बाद आएगा? कितनी मोटरसाइकिल होने से आ जाएगा? कितनी इंडस्ट्री आपकी लगने से आ जाएगा? कितना मरला, क्या एकड़, हेक्टर खेती होने से आ जाएगा? और समझ कितने खेती होने से आएगी पापा जी? ये दोनों चीजें अलग हैं। हम दोनों जब मिक्स करते हैं तो फिर हमारी समस्याएं शुरू हो जाती है। वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए। और ये कितना चाहिए? ये हद से ज्यादा चाहिए। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसको थोड़ी देर के लिए विश्वास कर लो और बाद में अविश्वास कर दो। ऐसा कोई आदमी चाहता है? थोड़ी देर के लिए बीवी से प्यार कर लो। मैं अभी हर वक्त बताता हूँ ये किस्सा, आपको भी बता देता हूँ कि कैसा सुपरसीड कर जाता है, भावनाएं कैसे सुपरसीड करती है। मैं घर से जिस दिन निकला उस दिन मेरे बीवी का जन्मदिन था। वो तो नहीं है अभी, बीवी तो एक्सपायर्ड हो गई मेरी 4 साल पहले। तो मैं घर से जिस वक्त निकला तो उसका जन्मदिन था। तो जन्मदिन के दिन मैंने उसको बोला कि मैं दोपहर में 12 बजे के पहले वापस आ जाऊंगा, अभी बाहर जा रहा हूं, और दोपहर में खाना साथ में खाएंगे और रात में हम कहीं बाहर जाएंगे, बाहर होटल में खाएंगे। ठीक है, जुनाइन प्राइस था, मेरा वो ये था, प्रॉमिस था, अच्छा प्रॉमिस था ना। मैं जिसके साथ में गया उसका झंझट इतना बड़ा था कि वो उसमें 4-5 बज गए मुझे। मैं वहाँ से निकला तो मुझे सनसना की भूख लगी हुई थी। मैं भूल गया था जन्मदिन उमनदिन सब भूल गया था। और मैंने वहाँ से निकलते ही फ़ोन किया कि खाना तैयार करके रखना, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने फ़ोन पे मुझे बोला आई लव यू। मुझे लगा ठीक है भाई, बोल दिया। घर में आया नहीं, हम बोलते ही नहीं, बीवी से प्यार जरूर करते मगर बोलते नहीं आई लव यू, शर्म आती है हमको। अगर है प्यार तो जताओ। 4 लोगों के सामने नहीं जता सकते, अकेले में जताओ, मगर जताना बहुत जरूरी है। घर में आया, देखा सारा पूरा शांत पड़ा हुआ है, वो भी कहीं बैठी हुई है बेडरूम में। मैंने फिर से उसको बोला कि खाना लगा दे, फिर वो बोलती है आई लव यू। मैं गया रूम में, हाथ पैर यानी कपड़े निकाला बाहर के, घर के कपड़े पहना, हाथ पैर धोया, आके डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, बोला खाना। वो बोली आई लव यू। अब मैं चिड़चिड़ा गया, मैं लड़ने के मूड में आ गया कि मुझे खाना चाहिए और ये क्या बवाल मचा के रखा है इसने। वो गई किचन में, उसने खाना तो बना के ही रखा है क्योंकि प्रॉमिस किया था मैंने, वो भी भूखी है, ला के मेरे सामने पटक दिया उसने। फिर मेरे तेवर चढ़ गए। कुत्ते को खाना दे रही है कि अपने पति को दे रही, किसको खाना दे रही है? इस तरीके से देगी। उसने बताया तूने बोला था 12 बजे आएगा, आज मेरा जन्मदिन है। अब मुझे ना माफी मांगते बन रहा है ना चिढ़ते बन रहा है। ये होता है कि नहीं? क्योंकि भावनाएं सुपरसीड जब कर जाती है, कोई भी भावनाएं ऊपर आ जाती है तो भौतिकता उसमें दब जाती है। कोई भौतिक संसाधन फिर भावनाओं को काबू नहीं कर सकते। एक बार बीवी चिढ़ जाए फिर आपका पद, पैसा, गाड़ी, घोड़ी,
डिग्री सब पुंगली करके रख लेना। वो बोली कि चल नहीं रहना है साथ में। तो ये मानवीय संवाद है जो भूल गए हम जो ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं कि मानवीय संवाद कहाँ से शुरू करे, बात कहाँ से शुरू करे। तो बात इंसानियत से शुरू होनी चाहिए और बात को ले जाना है जनता सरकार मोर्चा तक। नमस्कार। और ये मग किती वेळ झाला बोलतोय मी। इनके लिए ताली बजाओ। ये अगर साथ में होते आपके तो ये सब बवाल नहीं होता। यहाँ के नेता है बड़े। देखिए, अपना सब काम छोड़ करके हम इस प्रशिक्षण शिविर में हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ आग है, कुछ जज्बा है, कुछ बदलना चाहते हैं। हमको लगता है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो उसमें हमारे कार्यकर्ता हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, वीरेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी कमाई का 6% मोर्चे को दान करता हूं ये घोषणा की है। यहाँ की प्रदेशाध्यक्ष और गवर्नर थी प्रभादाई राव। उनकी बेटी जो सांसद के लिए खड़ी हुई थी वो कांग्रेसी है। उन्होंने ये भेजा मैसेज कि मैं आना चाहती हूँ मगर मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। ये लोग आ गए मेरे साथी है, वो इसलिए आना चाहती कि आप लोगों को समझना चाहती है। देखो आपके नेचुरल अलाई, मैंने अभी जो बोला था ना, नेचुरल अलाई, नेचुरल साथी, कुछ देर के लिए भी क्यों ना हो, आप अगर जोड़ लेते तो आपको जो तकलीफ यहाँ हुई वो नहीं होती। उन्होंने अपनी हमारे साथ हमको समझने के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उनका बहुत आभार, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। अभी ये सत्र बीच में इसलिए रोका गया है, और वो टोकस है, वो महाराष्ट्रियन थी, उसने टोकस से शादी किया। मैं थोड़ा ना अरे घोषणा करनी है, अभी बाद में करनी है। अभी डॉक्टर साहब ने एक ऑडियो संदेश बहुत जरूरी हम सबके लिए भेजा है। उससे पहले होगा वो संकल्प से पहले। ये सुनो पापा, उसमें लिखा हुआ है ना संकल्प से पहले। वो बाहर बैठेंगे कहाँ? बीच है इसलिए रोका गया है, इसको आप सुन लें सभी लोग। ब्लूटूथ से कनेक्ट होके चल सकता है क्या गौरव भाई? क्या ब्लूटूथ से कनेक्ट होके ऑडियो चल सकती है? आप देखो, नहीं कोई माइक से चला दीजिए। माइक बंद होगा। 2 बज गए। आप घोषणा कर दो तब तक। आप इन्होंने अपनी कमाई का 6%